हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग आज इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस हर साल ही न्यूज़ में रहता है किसी ना किसी वजह से, तो ये टॉपिक हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेंगे, इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस किस प्रकार के रहे हैं, हिस्टोरिकल रिलेशंस कैसे रहे हैं। फिर उसके बाद इंडिया की और अफ्रीका के लिए जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे की वो डिस्कस करेंगे। फिर एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन भी डिस्कस किया जाएगा कि ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, सिक्योरिटी हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग या मैरीटाइम कोऑपरेशन है, देन फूड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisias.in। तो आप ये वेबसाइट पर यहाँ पर जाओगे तो आपको अलग अलग कोर्सेज़ यहाँ पर दिख जाएंगे। इसमें GS मेंस 2021 का जो कोर्स है, यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये मेंस का आपका कोर्स का पार्ट है। तो यहाँ पर आप प्री प्लस मेंस प्लस एसए क्लासरूम कोर्स अगर आप ले लेते हो तो ये पर्टिकुलर लेक्चर इस कोर्स का पार्ट है। साथ ही में अगर आप ये वाला कोर्स लेते हो तो इसमें 15% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड आपको यहाँ पर लगाना है synopsis15। तो ऑप्शनल और कॉम्बो कोर्सेज पे 15% ऑफ है। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो इंडिया अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं काफ़ी सेंचुरी से चलते आ रहे हैं और दो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से इनके बीच का जो ट्रेड नेटवर्क है ना वो बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो वो दो रीजंस क्या हैं? सबसे पहला रीज़न है आपका जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के चलते ये दोनों नेशंस एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ आती है आपकी जो इजी नेविगेशन होता है, इजी नेविगेबिलिटी है इंडियन ओशन में। ये दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन ओशन में इनका जो ट्रेड नेटवर्क है इन दोनों ही नेशंस के बीच का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ट्रेड में तो हमेशा फ़ायदा होगा ही होगा इनको। और कहाँ से ये लोग, जैसे यूरोपियन एक्सप्लोरेशन जब स्टार्ट हुआ था, जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो रही थी, उससे पहले जो इनका ट्रेड नेटवर्क जो है वो किस किस के बीच में इस्टेब्लिश था? इंडिया और स्वाहिली कोस्ट के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में कि ये आपका जो पूरा कोस्ट अब आपको दिख रहा है ना, ये सारा है, दिस इज़ स्वाहिली कोस्ट कहते हैं इसको। ओके, सो दिस इज़ स्वाहिली कोस्ट। तो ये और इंडिया के बीच का ये जो रिलेशन है काफ़ी मतलब अच्छा रहा। ठीक है, इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ इन दोनों के बीच के ट्रेड रिलेशंस। फिर ज़्यादा अगर आप ये देखोगे ना कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस कब हुए थे, तो जो आपके ये जो ट्रैवलर थे, वेनेशियन ट्रैवलर थे ना, ये मार्को पोलो, तो उनके कुछ अकाउंट्स थे, उससे आपको ये पता लगेगा कि इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग हुए थे वो आपके इस्लामिक पीरियड के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए थे, काफ़ी उभर के आए थे। फिर कॉलोनियल एरा के टाइम पर जो पॉलिटिकल कनेक्शन नज़र आया था, तो ये एक नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाता है, जो पॉलिटिकल कनेक्शन आपका नज़र आया था ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा। कैसे पॉलिटिकल कनेक्शन कैसे हुआ आप अगर सोचो तो महात्मा गांधी के थ्रू हुआ था ना, MK गांधी के थ्रू ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन नज़र आया था, जिन्होंने महात्मा गांधी ने बेसिकली अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था ना। तो इसी वजह से जिसमें वो महात्मा गांधी जो है वो कॉलोनाइज्ड और नेशन के पूरे लीडर बने थे और उन्होंने फिर इंडियन नेटल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया था 1894 में। तो इंडियन नेटल कांग्रेस का इस्टेब्लिश किया था 1894 में। ठीक है, तो उसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो इंडिया अफ्रीका के लिबरेशन के लिए आवाज़ उठाता है कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं तो उनमें जाकर इंडिया ने अफ्रीका के लिए, अफ्रीकन लिबरेशन के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई कि रेशियल स्ट्रगल ख़त्म करने के लिए, वहाँ पर डीकॉलोनाइजेशन करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडिया अफ्रीका रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ चलती आ रही थी अफ्रीका के बाद से, इंडिया जो है उसमें काफ़ी सपोर्टिव रहा है इन सबको, जिसका आप थोड़ा सा छवि ये यहाँ पर भी देख सकते हो आपकी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। और एक आपकी बैंडंग डिक्लेरेशन में, बैंडंग डिक्लेरेशन हुई थी आपकी 1955 की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इस पॉइंट को अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लोगे अपने लेक्चर्स में तो अच्छा होगा। तो आपकी ये जो बैंडंग डिक्लेरेशन है वो है क्या, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अब हुआ क्या था, जो आपकी एशियन और अफ्रीकन स्टेट्स थी वो नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो हम लोग अपनी ना एक कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं। तो कॉन्फ्रेंस का जो जगह डिसाइड हुई वो इंडोनेशिया डिसाइड हुई। तो इंडोनेशिया की ही एक जगह है बैंडंग, ठीक है। तो ये इसी वजह से जो पहली लार्ज स्केल जो एशियन अफ्रीकन या फिर आप इसको अफ्रो एशियन भी कह सकते हो, अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये पहली लार्ज स्केल अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी जिसको कहा गया बैंडंग डिक्लेरेशन, ठीक है, जिसमें 29 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो किस किस के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई थी, तो एक तो इंडोनेशिया था इसमें जिसने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी, ऑब्वियसली जब हुई ही इंडोनेशिया में है। देन बर्मा, जो उस अभी आज का जो म्यांमार है ना उसको पहले बर्मा कहते थे, फिर पाकिस्तान, ठीक है, फिर सिलोन जो आज का श्रीलंका है, और इंडिया, ठीक है। तो ये सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें, इन लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया था। अब इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या था, तो सबसे पहला एम इनका था कि जो आपका ये जो अफ्रो एशियन इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन, ये आपका एम था इस चीज़ का। पहला एम तो आपका ये हो गया भाई, इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन अफ्रीका में और जितने भी एशियन नेशंस हैं सब में प्रमोट करना, ठीक है। साथ में दूसरी चीज़ क्या थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग अभी अभी परेशानी से निकल कर के बाहर आए थे, तो अपना दुख वही सेम चीज़ में इन्होंने अपना डिसाइड किया कि भैया साथ में रहना, अब कोलोनाइजेशन ना हो जाए, ठीक है। तो कोलोनियलिज्म को अपोज़ करना, ये आपका नेक्स्ट एम था, कोलोनियलिज्म को अपोज़ करना या फिर न्यू कोलोनियलिज्म ना हो जाए किसी भी नेशन द्वारा। तो ये दो मेन एम थे और ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप बन कर के आई थी जिसकी वजह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्रिएशन हो जाता है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का क्रिएशन में बैंडंग डिक्लेरेशन ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। अब उस टाइम हो क्या रहा था आपका कि जो आपकी थर्ड फ्रंट थी वो काफ़ी सॉलिडारिटी में रही थी, क्योंकि ये जो इंडिया की पॉलिसी आ गई थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, इसमें क्या हुआ कि दुनिया में जब कोल्ड वॉर राइवलरी चल रही थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में, वहाँ पर अफ्रीका नेशंस का इंडिया के साथ जुड़ जाना एक बहुत ही स्ट्रेंथनिंग फैक्टर था, ठीक है। फिर बहुत सारे एक इंडियन डायस्पोरा जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में रह रहे थे, ठीक है, ये कि इंडिया से जो अफ्रीका कंट्रीज़ में गए हुए लोग थे, तो इंडियन डायस्पोरा एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन कर के आता है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में उस टाइम रह रहे थे। तो वहाँ पर जैसे कौन कौन सी, जैसे कीनिया हो गया, युगांडा हो गया, मॉरिशस है, नाइजीरिया है, तो यहाँ पर जब रह रहे थे तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन कर के आया इंडिया अफ्रीका रिलेशंस की स्ट्रेंथनिंग में, ठीक है। तो ऐसी जो सॉलिडारिटी चलती आ रही थी या म्यूचुअल ट्रस्ट आप कह लो या कॉन्फिडेंस कह लो कि भाई कोल्ड वॉर जैसे इतने बुरे दिनों में भी इन दोनों ने अपना ट्रस्ट जो है, सॉलिडारिटी, कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा, तो वो जो है ये सारी चीज़ें चल कर के आपका एक बेस बनाती हैं जो आज का इंडिया अफ्रीका रिलेशंस जो है जिस पर खड़ा है, ठीक है। तो ये था आपका ऑल इन ऑल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं इस रिलेशनशिप के क्या है। तो एक तो है आपका वेल इस्टेब्लिश्ड ट्रेड नेटवर्क आपको मिलता है, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, और मैंने आपको बताया कि इजी नेविगेबिलिटी है, ठीक है, कि अगर कोई भी सामान इधर से उधर जाना है, ठीक है, तो जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। फिर अगर इंडियन ओशन में दोनों ही कंट्रीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो दोनों कंट्रीज़ का कॉपरेशन होना और सॉलिडारिटी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ट्रेड नेटवर्क की बात करें तो ट्रेड नेटवर्क इन दोनों का इसीलिए काफ़ी अच्छा रहता है। साथ में बहुत सारी ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं जो जिसको इंडिया जो है रिज़ाइड कर रहा है, और जैसे कि रवांडा, सेनेगल, जिसमें क्या है कि अफ्रीका जो है वो वन ऑफ द ग्रोथ पोल ऑफ द वर्ल्ड निकल कर के सामने आता है।
फिर दूसरी चीज़ है इकोनॉमिक ट्रेड। इंडिया और अफ्रीका के बीच जो ट्रेड है वो काफ़ी बड़ा है। तो आप 2001 में देख सकते हो 7.2 बिलियन डॉलर्स का था और 2017 में आते आते ये 59.9 बिलियन डॉलर्स का हो गया। तो काफ़ी मतलब इंक्रीमेंट देखा गया है इंडिया अफ्रीका के ट्रेड रिलेशंस में भी, तो काफ़ी बड़ा है, जिसमें इंडिया अफ्रीका जो है जिसके बाद 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो बन करके सामने आते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो इंडिया जो है वैसे 5th लार्जेस्ट कंट्री है जो कि इस कॉन्टिनेंट में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक चीज़ और है यहाँ पर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है अभी ये लॉन्च अभी होना बाकी है, जो कि इंडिया को काफ़ी बेनिफिट करेगा। शॉर्ट में इसके बारे में भी बता देते। ये बेसिकली एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ही है जिसमें आपका काफ़ी टैरिफ रिडक्शन की बात कही गई है विद इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो जो भी अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनके आपस में बीच में जो है उनके ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके द्वारा ये है कि आपके टैरिफ रिडक्शन होगा। तो इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर फैक्टर बन करके आता है वो है कि आपका क्रॉस लिंकेजेस। इंडिया डायस्पोरा भी कितना 3 मिलियन के आसपास होगा, तो क्रॉस लिंकेज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया के लिए भी ये वैल्यूएबल हो सकता है। और इंडिया जो है वो जो आपकी AU कमीशन है उसको हेल्प कर सकती है कि वो एक अच्छा सा आर्किटेक्चर बना करके दें, और जितने भी अफ्रीकन ट्रांसनेशनल कॉपरेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है इंडिया। ठीक है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अगर आप एक कॉन्टिनेंट की कॉमन मार्केट को एक्सप्लोर करते हो और इंडिया और अफ्रीका साथ में एंगेज करती हैं स्ट्रैटेजिकली, तो ये काफ़ी हेल्प कर सकता है इन दोनों ही नेशंस को। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। देन कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं दे आर अलाइंड ऑन दी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़। जो आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं आपस में अलाइंड रहती हैं। और 4 चीज़ें हैं आपकी जिनमें ये फेवर में है। एक तो आपका मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम्स, देन टेररिज्म को टैकल करने के लिए इनका जो आपस में कॉपरेशन है, तो एक ये चीज़ है। देन क्लाइमेट चेंज, कॉपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और अफ्रीका के बीच में दोनों ने ही सबसे दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड द लीस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो दोनों में ने ही अभी सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल वार्मिंग में। तो ये एक उनका जो कॉपरेशन है क्लाइमेट चेंज पे, ये भी एक कॉमन फैक्टर निकल करके सामने आता है। एंड देन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। साथ में इंडिया जो है वो काफ़ी यूज़फुल मॉडल प्रोवाइड करती है अफ्रीकन नेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ आपका कि इंडिया जो है वो बहुत ही यूज़फुल मॉडल प्रोवाइड करता है एक तरीके से कि अफ्रीकन नेशंस के लिए। अब क्या होता है कि अफ्रीकन गवर्नमेंट्स की बार बार डिमांड आती है, रिक्वेस्ट आती है इंडिया के लिए कि अपना डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने के लिए। तो इंडिया जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अफ्रीका को कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स हो गया, इस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। देन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है। देन आफ्टर दैट आपके जो फेडरल गवर्नेंस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है। तो क्या है कि आप किस तरीके से आप रूल ऑफ लॉ बेसिकली आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों पे इंडिया जो है वो अफ्रीकन नेशंस के लिए डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए उनकी, तो ये एक यूज़फुल मॉडल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर के सामने आते हैं। पीस की कॉपरेशन की भी अगर मैं बात करूँ, इंडिया जो है अभी भी एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर बनता है UN के जो ये पीस कीपिंग कॉपरेशंस हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे पर्सनल जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं मिशन, ये पूरे रीजन में मिशंस में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ में सिक्योरिटी काउंसिल की भी अगर मैं बात करती हूँ, UN सिक्योरिटी काउंसिल, तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करने के लिए भी उनके इंटरेस्ट काफ़ी सेम ही रहते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स जो है वो एक ही आवाज़ में बात करती हैं ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स में। तो काफ़ी सारे ये इश्यूज़ जो हैं वो निकल करके सामने आते हैं। फिर अफ्रीका जो है वो रिसोर्स रिच नेशन है जो बहुत सारे कमोडिटीज़ को डोमिनेट करता है, जैसे क्रूड ऑयल है, गैस है, पल्सेस, लेंटिल्स, लेदर, गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे कमोडिटीज़ जो है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया के पास इन सब चीज़ों की कमी है, और अफ्रीका जो है वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड करता है ये सारी चीज़ों में। ठीक है, देन अफ्रीका जो है वो एक काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड ऑयल सप्लाईज़ भी प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ऑब्वियसली एक मिडल ईस्ट का सपोर्ट है ही, बट मिडल ईस्ट के अलावा अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया के ऑयल सप्लाईज़ में।
ठीक है, इंडिया को ये ऑयल सप्लाईज प्रोवाइड करने में। तो इंडिया के जो एनर्जी मैट्रिक्स है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिर अब इंडिया इन अफ्रीका, मतलब कि इंडिया का अफ्रीका में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंडिया, अभी आप रिसेंटली देखोगे ना, लास्ट 2 डेकेड्स में इंडिया का अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ा है। कैसे कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं जो कि जाकर अफ्रीका में इन्वेस्ट करती हैं। फिर इंडिया की जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंशियल स्कीम है लीस्ट डेवलप नेशंस के लिए, उसने भी 33 अफ्रीकन स्टेट्स को काफ़ी हेल्प किया है, काफ़ी बेनिफिट किया है। उसके बाद जो इंडिया का एंगेजमेंट है अफ्रीकन नेशंस के साथ, वो 3 लेवल्स पर है। एक आपका बायलेटरल लेवल हो गया, रीजनल लेवल हो गया, मल्टीलेटरल लेवल हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लेवल्स पर भी इंडिया जो है वो अफ्रीकन नेशंस के साथ एंगेज कर रही है। फिर इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो है वो हर 3 साल में एक बार होता है। 2008 से ये स्टार्ट हुआ था, तो उसने ऑफिशियली इन दोनों नेशंस को ये लिंक करता है। बेसिकली क्या है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो है ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका जो अफ्रीकन और इंडिया रिलेशंस है, इसके लिए आपके लिए जो एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो है आपका इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। आपने देखा होगा, बहुत बार न्यूज़ में आता है ये तो, कि इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो है वो कभी न्यू दिल्ली में हो रहा है, जैसे 2008 में न्यू दिल्ली में हुआ था, एडिस अबाबा में हो रहा है, फिर 2015 में भी हुआ था दिल्ली में। तो ये सब बार बार होता रहता है, जिससे क्या है कि इंडिया ने अपने जो टाइज़ हैं अफ्रीकन स्टेट्स के साथ, 54 अफ्रीकन स्टेट के साथ इंडिया ने अपने टाइज़ जो है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे कर लिए हैं। और किसके थ्रू करता है इंडिया अपने टाइज़ अच्छे? अफ्रीकन यूनियन के थ्रू, AU, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन के थ्रू। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो इंडिया काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट करता रहता है। जो आपका ट्रेनिंग करवाना होता है पर्सोनल को अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो इसमें जो पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह होती है उसमें भी काफ़ी इन्वेस्ट करता रहता है इंडिया। तो ये क्या है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग, बेसिकली ये जो ITEC है ये कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना और जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं इंडिया के वो अपने पार्टनर कंट्रीज़ के साथ शेयर करना, ये सब पे काम करता है। तो इसमें अराउंड 5000 स्कॉलरशिप जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा ये ऑफिशियल्स को ऑफ़र भी की गई हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे बात करता है। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में देखो ये भी आ जाता है कि ये जो अफ्रीका की एक्सपेक्टेशंस है इंडिया से, वो आपकी पब्लिक हेल्थ में ज़्यादा जाती हैं। तो पब्लिक हेल्थ में ये है कि आप सिर्फ अफोर्डेबल मेडिसिन को सप्लाई ना करो, बल्कि आप ये कॉन्टिनेंट की जितनी भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कैपेसिटीज़ हैं उनको डेवलप करने में भी असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में अफ्रीका की एक्सपेक्टेशंस इंडिया से रहती हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में। फिर एक मेन पॉइंट एक और भी आता है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, मैरीटाइम कोऑपरेशन का। मैरीटाइम कोऑपरेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें क्या है कि आपका डेवलपमेंट ऑफ ब्लू इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो गया तो दोनों कंट्रीज़ को हेल्प करेगा। फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, अगर कॉन्टिनेंट की आपको ग्रोथ करनी है तो आपको इंडियन एक्सपीरियंस लेकर के, अफ्रीका अगर इंडियन का एक्सपीरियंस ले तो उससे कॉन्टिनेंट की डेवलपमेंट में, कॉन्टिनेंट की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प हो सकती है। इंडिया की अगर एक्सपर्टाइज लें तो जितने भी आपके जो मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं कॉमन रहेंगे, है ना, तो मैरीटाइम रिसोर्सेज मैनेज अच्छे से हो जाएंगे, तो आपका मैनेजमेंट हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज, तो उसमें हेल्प करेगा। तो मैरीटाइम कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। आफ्टर दैट फूड सिक्योरिटी, तो दोनों ही नेशंस जो हैं वो अबाउट बहुत सिमिलर चैलेंजेस फेस करती हैं। अगर चाहे हंगर की बात आए, चाहे अंडर नरिशमेंट की बात आए, दोनों कंट्रीज एक ही तरीके के चैलेंजेस फेस करती हैं। तो अफ्रीकन नेशन से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना, ये जो है हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सॉल्व कर सकता है। तो हम क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, पहले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सामने। फिर इंडिया सपोर्ट एमिड कोविड पेंडेमिक, तो अभी कोविड पेंडेमिक जिस तरीके का चल रहा है तो उसमें इंडिया का जो सपोर्ट रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ वो भी काफ़ी कमेंडेबल रहता है कि इंडिया ने काफ़ी मदद की है अफ्रीका की इस चीज़ में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस जो है वो डिस्पैच की है टू मोर देन 25 अफ्रीकन कंट्रीज़।
अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने EITC कोर्स जो है वो भी एक्सटेंड किया है ऑन कोविड-19 पेंडेमिक प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं अफ्रीका में उनके लिए ये चीज़ आई है। फिर एक और पॉइंट ये भी है कि इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स भी इंडिया निकालता रहता है अफ्रीका के लिए। जैसे इनमें से एक है आपका पैन अफ्रीकन, ये आप यहाँ पर ये भी नोट कर सकते हो पॉइंट, पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क। व्हाट इज़ दिस पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क? तो ये एक बेसिकली एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जॉइंट एफर्ट है इंडिया अफ्रीका यूनियन का। 2006 में ये लॉन्च हुआ था और इसका एम था सैटेलाइट कनेक्टिविटी, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन सर्विसेज जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करना। ये 3 चीज़ें हैं, एक सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ठीक है, और एक आपका टेली एजुकेशन और एक है आपका टेली मेडिसिन। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करना, ये मेन एम था इसका। उसके बाद अब इश्यूज़ क्या आते हैं भाई इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में? तो सबसे पहली चीज़ जो है इनस्टेबिलिटी है अफ्रीका। तो एक तो टेररिज्म का प्रेजेंस है अफ्रीका में, एक तो ये मेन इशू आता है। फिर आपका सोशल पॉलिटिकल टर्मोइल जो है जिसकी वजह से लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखी गई है। क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी गई है कि क्या है कि बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस ऐसे हैं जो कि इंडिया की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना उसको काफ़ी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि साउथ सूडान है, वो सिविल वॉर में चल रहा है 2013 से, तो ये मेन इशू आता है। टेररिज्म की अगर आप बात करोगे तो टेररिस्ट अटैक्स जो है एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा वो काफ़ी इंक्रीमेंट उसमें देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं कि, और वो सारे देखे गए हैं कि अलकायदा से कनेक्टेड हैं, आईसिस से कनेक्टेड हैं, और पूरा अफ्रीका रीजन में मतलब बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ से ये कनेक्टेड रहते हैं। तो ये अभी रिसेंट ईयर्स में काफ़ी देखा गया है। और बाकी इंडिया में अफ्रीकन्स पे जो अटैक्स होते हैं वो अलग एक चीज़ है जो देखी जाती है। तो अफ्रीकन जब भी इंडिया में आते हैं तो उन पे काफ़ी असॉल्ट्स देखे गए हैं, तो इससे क्या होता है कि इंडिया की भी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। तो ये मेजर इशू रहा है। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी देखा गया है कि जो आपकी इंडियन स्टेट है और बिजनेसेस हैं उसके अफ्रीका में, और जो इंडिया इंक का रोल है दैट इज़ लिमिटेड टू ड्राफ्टिंग पॉलिसीज़, ठीक है। तो ये एक मतलब मेन रीजंस हैं इंडिया और अफ्रीका के बिज़नेस को भी जो इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं, चाहे इंडिया है या अफ्रीका है, उनकी जो स्ट्रेंथ्स है उसको ये लिमिट करता है, ठीक है। तो ये इसलिए मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर फाइनेंशियल लिमिटेशन एक बहुत बड़ा इशू बन करके आता है कि अगर आप चेकबुक डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर चेकबुक डिप्लोमेसी होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको ये पूरा इशू जो है फाइनेंशियल लिमिटेशन वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा। चेकबुक डिप्लोमेसी क्या होती है, जब एक नेशन जो है वो मनी की पावर शो करता है, मतलब पैसे का जो पावर है वो शो करता है, और क्या करता है कि दूसरे नेशन को कैपिटल ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करता है ताकि जियो पॉलिटिक्स को अपने फेवर में टर्न कर दे, तो उसको कहा जाता है चेकबुक डिप्लोमेसी। अगर मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल देके समझाऊँ तो होता क्या है, जैसे कि चाइना का आप मान लो इंडियन ओशन रीजन में कोई प्रेजेंस नहीं है अभी, ठीक है। तो चाइना का अगर आप मानो इंडियन ओशन रीजन में क्या प्रेजेंस है, कुछ भी नहीं, ठीक है। बट जैसे जैसे ऑयल डिमांड बढ़ती जा रही है और चाइना जो है वो इंडिया से इस बात में डरता है कि इंडिया जो है वो आगे आने वाले टाइम में वो उनका जो ऑयल रूट है उसको चोक कर देगा, ऑयल रूट को बंद कर देगा, चोक कर देगा। तो उसकी वजह से चाइना ने ऑप्ट कर ली ये चेकबुक डिप्लोमेसी, CD, ठीक है, CD कहेंगे इसको, चेकबुक डिप्लोमेसी ऑप्ट कर ली, जिसमें चाइना ने क्या किया, श्रीलंका को चूज़ किया। चाइना को पता था श्रीलंका के पास पैसे हैं नहीं वापस देने के लिए, चाइना ने क्या किया, खूब पैसा दिया श्रीलंका को, ग्रांट्स दिए, क्रेडिट दिया, और वहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट भी डेवलप कर दिया था, ठीक है। तो अब चाइना को पता था श्रीलंका पैसे वापस दे नहीं पाएगा, तो इसीलिए श्रीलंका से चाइना ने यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो लीज पर 99 सालों के लिए ले लिया। तो उसमें इसके थ्रू क्या हुआ, अब चाइना ने अपनी जो पोजीशन है ना इंडियन ओशन रीजन में वो सिक्योर कर ली। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। तो अब चेकबुक डिप्लोमेसी की अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो इंडिया जो है उसके पास चाइना और US से तो अभी compete नहीं कर सकता इंडिया चेकबुक डिप्लोमेसी के कंटेक्स्ट में।
तो अफ्रीका चाइना जो ट्रेड है वो भी अगर आप अभी देखोगे तो $220 बिलियन का मतलब ट्रेड देखा गया है। तो चाइना ने इनफैक्ट अपना पहला ओवरसीज़ मिलिट्री बेस भी बिल्ड कर लिया है जिबूटी में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखोगे जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में अगर आप रिसोर्सेज जितने भी जो आपके ट्रेडिशनल डोनर्स हैं जो कि आपके OECD से भी बिलोंग करते हैं, तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जितने भी मल्टीलेटरल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो ये जो है आपके जो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एम्बिशन है वो भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया अफ्रीका डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाइना का भी प्रेजेंस देखो बढ़ता ही जा रहा है कॉन्टिनेंट में, तो चाइना एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन के भी आता है इंडिया का अफ्रीका में। तो अफ्रीका चाइना ट्रेड तो आपको पता ही लग गया है कि किस तरीके से है। तो चाइना कितना अग्रेसिवली, जो चाइना की बेसिकली अग्रेसिव इकोनॉमिक अप्रोच है, ये आप पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो, अग्रेसिव इकोनॉमिक अप्रोच आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो चाइना की ये अग्रेसिव इकोनॉमिक अप्रोच आपको नज़र आ रही है, तो कितना ये अफ्रीका को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। साथ में जितना भी अफ्रीका नेशंस हैं वो समझ तो पा रहे हैं अभी कि चाइना के इन्वेस्टमेंट्स जो है वो अट्रैक्टिव तो हैं, बट बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं यहाँ पर। जैसे चाइनीज़ कंपनीज़ जो है वो लोकल्स को एम्प्लॉय नहीं करती हैं, बल्कि चाइनीज़ वर्कर्स को ही यूज़ करती हैं, ठीक है। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा इशू निकल करके आता है। तो ये भी दिखाई देता है कि ये जो कंपनीज़ हैं वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को ज़्यादा कुछ तवज्जो नहीं देती हैं। साथ में चाइनीज़ लोन्स जो है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ आते हैं कि सिर्फ चाइनी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे और ये सब चीज़ें, है ना। तो ये बहुत मेजर कंसर्न्स हैं, और ये कंसर्न्स जो हैं वो सिविल सोसाइटी के द्वारा भी रेज़ किए गए हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने भी अब चाइना के बियॉन्ड देखना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो और ज़्यादा दिखाए अफ्रीका में, ठीक है। तो आपको अब ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारे जो पॉइंट्स हैं अब अफ्रीका इंडिया रिलेशंस के। फिर इंडिया का जो मार्जिनल प्रेजेंस है अफ्रीका में, ठीक है, तो क्या है कि इंडिया ने अपना खुद की पेरिफेरी में ही काफ़ी फोकस किया है कोल्ड वॉर पीरियड के थ्रू, जिसकी वजह से उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं जो काफ़ी लिमिट की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ निकल करके सामने आते हैं जहाँ पर इंडिया को वर्क करना अभी पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ अब वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं कि देखो इंडिया कंपनीज़ जो है वो बेटर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकती है चाइना को, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, तो ये एक मेजर चीज़ निकल करके आती है। तो इंडियन कंपनीज़ ये कह सकती है कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको हम प्रमोट करेंगे। तो पार्टनरशिप दिखानी पड़ेगी इंडिया और अफ्रीका को इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि भाई चाइना जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे तो कोई काम कर नहीं रही है। तो ये एक मेजर इशू बन करके सामने आएगा। फिर है आपका पैरा डिप्लोमेसी प्रमोट करना। तो अब क्या देखा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो भी आपकी जो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ वो काफ़ी हद तक देखती हैं। जैसे कि केरला जो है अब इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट है ना। तो केरला जो है वो काजू इंपोर्ट करने की प्लान कर रही है अफ्रीकन नेशंस से, ठीक है, क्योंकि उनके जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो अभी रॉ मटेरियल्स उनके पास इतना है नहीं। तो इस वजह से केरला साथ में अपना अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ डायरेक्टली डील कर रही है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन अफ्रीका, जैसे कि इथियोपिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वो कुदुम्बाश्री के साथ काम कर रहे हैं। कुदुम्बाश्री एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट है जो कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है और जिसका एम है कि पॉवर्टी इरेडिकेट करना और वुमेन को एम्पावर करना। उसके बाद होस्टिंग वर्चुअल समिट्स, तो इंडिया जो है उसको अपने जितने भी वर्चुअल समिट्स हैं जोनल ग्रुप्स में अफ्रीकन लीडर्स के साथ उनको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अगले कुछ मंथ्स के लिए, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि ये जो कोविड पेंडेमिक अभी चल रहा है उसमें किस तरीके से इंडिया और अफ्रीका का कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, कोऑपरेशन कैसे बरकरार रहेगा। तो उसके लिए वर्चुअल समिट्स होल्ड करना पड़ेगा इनको। फिर टाइम फॉर द क्वाड प्लस, तो जिसमें अभी US, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन लोगों ने अब इनको अदर कंट्रीज़ के साथ भी एंगेज करना पड़ेगा। ये कुछ अदर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनके साथ भी एंगेज करना पड़ेगा ताकि व्यूज़ एक्सचेंज कर पाएँ, कोऑपरेशन
एक दूसरे के साथ और मेंटेन कर पाएँ, इंक्रीज़ कर पाएँ, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो इंडियन ओशंस में उनको लेकर आएँ, कि जो भी इंडियन ओशन में मौजूद हैं उनको भी शामिल किया जाए आपस में। तो क्वाड प्लस जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाए, अपना एक जो एरिया है वो और स्ट्रेंथन किया जाए, ये वाला पूरा रीजन। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ या इल ट्रीटमेंट ऑफ अफ्रीकन पीपल, ये सब चीज़ों पे चेक लगाना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना देखो ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये जो स्पिरिट है ऑफ डेवलपिंग टुगेदर एज इक्वल्स, ये जो है बायलेटरल पार्टनरशिप इंडिया अफ्रीका की डिफ़ाइन करती है, जो कि एक साउथ साउथ कॉपरेशन का एक स्ट्रॉन्ग इम्पीटस जो है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल करके सामने आता है। नेक्स्ट, अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। अब तो काफ़ी मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है पूरा, सारे पॉइंट्स जितने भी थे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर कुछ हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये मेंस 2015 में पूछा गया था कि इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, क्रिटिकली एग्जामिन। अब क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्स लिखने हैं, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना है। प्रोज भी लिखने हैं आपको, कॉन्स भी लिखने हैं। स्टार्ट विद द बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, काफ़ी कुछ बताया। कुछ आपको इसमें इनिशिएटिव्स आपको ऐड करने पड़ेंगे कि इंडिया के लिए हुए इनिशिएटिव्स अफ्रीका के लिए, या इंडियन अफ्रीका के जॉइंट इनिशिएटिव्स आप इंक्लूड करोगे इसके अंदर, ठीक है। एडवांटेजेस इंक्लूड करोगे अफ्रीका के लिए और इंडिया के लिए, दोनों के ही एडवांटेजेस, जॉइंट एडवांटेजेस दोनों के, बायलेटरल रिलेशन, चैलेंजेस, इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है। चैलेंजेस आप इंक्लूड करोगे एंड एंड विद कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड आप लिख दो यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपना, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड बाय अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑफर इंडिया, ठीक है। डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू रीसेंट इंडिया अफ्रीकन इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इनिशिएटिव्स मेन डिस्कस करने हैं। पैन इनिशिएटिव जो मैंने आपको बताया था, और कितने इनिशिएटिव्स हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जितना हो सके वीडियोज़ को प्रमोट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।